सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ इन इंडिया में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने कम्युनलिज्म का टॉपिक अपने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया। अब हम कम्युनल वायलेंस पर बात करेंगे। कम्युनलिज्म एक विचारधारा की तरह काम कर रहा था, वो एक सिस्टम था। जो जन्म लेती है उससे वो कम्युनल वायलेंस है। कम्युनल वायलेंस कई और तरह के विरोध प्रदर्शन जो देश में दुनिया में होते हैं इनसे बहुत अलग है। हमें इसे अलग करके देखना है, इसलिए ऑथर ने टॉपिक को इस मैनर में अप्रोच किया है कि वो कम्युनल वायलेंस को आपको कई लेवल पर एजिटेशन, इंसर्जेंसी, डेमोन्स्ट्रेशंस, मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट और कई तरह के आंदोलनों से भिन्न करके दिखाएगा। जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया है कि स्टूडेंट्स का एजिटेशन, वर्कर्स के स्ट्राइक्स, पीजेंट्स की मूवमेंट्स ये बहुत अलग हैं एक कम्युनल वायलेंस से। उन्होंने बताया है कि कम्युनल वायलेंस को आपको अलग करके देखना है एजिटेशन से, टेररिज्म से, इंसर्जेंसी से। हमें इन सब से अलग करके कम्युनल वायलेंस को देखना है। तो हम कैसे देखेंगे? हम इन्हें 7 लेवल्स पर आइडेंटिफाई करेंगे। दीज आर द 7 डिफरेंट लेवल्स, या ये आप ऐसा कह दीजिए 7 डिफरेंट डोमेन्स, जिनमें हम इन चीज़ों को अलग अलग मायने में समझेंगे। हर एक वर्ड को लेकर के बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी आपको। आप समझ पाएंगे कि क्यों सरकार इस बात को इतना आगे रखती थी कि जो लोग सड़कों पर कश्मीर में उतरे हैं, जो लोग सड़कों पर उत्तर प्रदेश में उतरे हैं, या जो लोग सड़कों पर हरियाणा में उतरे हैं और प्रथम पंक्ति में खड़े होकर के पत्थरबाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो प्रोटेस्टर्स हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो डेमोन्स्ट्रेशन में आए हुए लोग हैं। उनके पत्थरबाजी करने के स्टाइल से लगता है कि वो ट्रेंड हैं, ऐसा लगता है कि वो एक्सपर्ट्स हैं। वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को या आर्मी को जैसे फेस कर रहे थे, पैलेट गन्स को जैसे फेस कर रहे थे, ऐसा नहीं लगता था कि वो आम जनता है। ऐसा लगता था कि लंबे समय तक उन्हें ट्रेनिंग दी गई है। आपको समझ आएगा ये लेक्चर सुनने के बाद कि संसद में, न्यूज़ चैनलों में सरकार या सरकार के स्पोक्स पर्सन या फिर सेना के अलग अलग अध्यक्ष इस बात पे इतना एम्फेसाइज क्यों करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि ह्यूमन राइट्स ग्रुप या सिविल सोसाइटीज़ या तमाम तरह के प्रेशर ग्रुप्स आपसे ये कहें कि भारत एक लोकतंत्र है और डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने के अधिकार सबको हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। लोग सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लोग घेराव कर सकते हैं, बंद बुला सकते हैं, तो सरकार को इतनी आपत्ति क्यों? सेना बल का प्रयोग क्यों करती है? आप लोकतंत्र में हैं तो आपको लोगों को जगह देनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी पक्ष, सरकार के मंत्री, सरकार के प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन ये कहते हैं कि लोकतंत्र के अधिकार हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस के अधिकार हैं, प्रोटेस्ट के अधिकार हैं। लेकिन जिस तरह से हथियारों का, पेट्रोल बॉम्ब्स का, इन पत्थरों का प्रयोग हुआ है, ये ट्रेंड लोग हैं, ये आम लोग नहीं हैं, ये अनट्रेंड लोग नहीं हैं। ये धरना प्रदर्शन नहीं लग रहा था। इट वॉज अ चैलेंज टू द सॉवरेनिटी एंड अथॉरिटी एंड इंटीग्रिटी टू द स्टेट एंड द नेशन। और जब भी स्टेट पे ये अटैक होगा, स्टेट की फोर्सेस एक्टिवेट होंगी। हमने वो किया अपने देश की रक्षा के लिए। तो ये डिबेट्स आपको समझ आएँ, ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हों, आप इन विषयों पर चर्चा कर पाएँ, ये टॉपिक आपको उसमें मजबूत करेगा। आपको आर्टिकल समझ में आएंगे, आप चीज़ें समझेंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। मैं एग्जांपल्स देते चला जाऊंगा। हम सभी टर्म्स को एक में ना लें लाइफ में, उसे ये करेक्ट करेगा। इंसर्जेंसी, टेररिज्म ये अलग है। वायलेंस, इंसर्जेंसी, टेररिज्म, एजिटेशन ये अलग है। स्टूडेंट्स का समुदाय एजिटेशन कर रहा है आप, लेकिन कोई शायद ये कह रहा हो, अक्सर ये होता है कि किसी स्टेट में किसी स्टूडेंट ग्रुप ने एजिटेशन किया पर रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता या मेंबर कह रहे हों ये सारे के सारे इंसर्जेंट्स हैं, आप इनसे कोई हमदर्दी मत रखिए। लेकिन दूसरी तरफ स्टूडेंट यूनियन कह रही होती हैं हमें इंसर्जेंट कहा गया है, हम आपको इंसर्जेंट्स दिखते हैं, हम स्टूडेंट यूनियन के मेंबर हैं, हम एक जेन्युइन एजिटेशन कर रहे थे और हमें इंसर्जेंट कह के बुलाया गया। आपको समझ आएगा कि ये चल क्या रहा है। ये बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि आपने सिंपली हाथ में एसिड लिया, लिटमस टेस्ट कर लिया, बेस लिया और लिटमस टेस्ट कर लिया, पता लगा लिया। वो चीज़ें कई बारी समझने में बड़ी स्ट्रेट और ईजी होती हैं। ये ब्रांचेस ह्यूमैनिटीज़ की ये चीज़ें समझने में कई बारी डिफ़िकल्ट होती हैं। हमें सुनने में सेम लगती हैं पर ज़मीन आसमान का अंतर होता है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा, समझाने की कोशिश की जाएगी। कम्युनल वायलेंस, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, उसी को समझा रहे हैं। द कॉन्सेप्ट, the problems and characteristics of communal violence are different from those of student agitations, workers strikes and peasants movements। बुक ने कितनी सुंदर तरीके से शब्दों का यूज़ किया। आप अक्सर peasants के साथ वर्ड movements ही सुनते हैं, peasant movements।
आप अक्सर सुनते होंगे स्टूडेंट्स के साथ एजिटेशंस, आप अक्सर सुनते होंगे वर्कर्स की स्ट्राइक्स। देखिए, इस तरह से शब्दों का चयन होता है। आप अपने इंटरव्यू में, अपने आंसर राइटिंग में, आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन पढ़ते हुए शब्दों का सही प्रयोग सीख गए, उत्तर बहुत हद तक सटीक होने लग जाता है, प्रिसीजन ऑफ आंसर्स अचीव होता है। सो वो ये कह रहे हैं कि जो तो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कम्युनल वायलेंस की, वो डिफरेंट होती हैं इनसे। किनसे? द स्टूडेंट एजिटेशंस, वर्कर स्ट्राइक्स एंड पीजेंट मूवमेंट्स से। एट कॉन्सेप्चुअल लेवल we have to differentiate between communal violence and agitations, terrorism, insurgency। हमें conceptual level पे इनमें भिन्नता करनी होगी, इनमें भेद रखना होगा। This difference has been examined at 7 level। अब वो differences हम कैसे समझेंगे? 7 level पर समझेंगे। पहला mass mobilization, दूसरा degree of violence, तीसरा degree of cohesion, चौथा target और attack, पांचवा फ्लेयर अप्स, छठा आफ्टरमैथ एक्सपीरियंसेस, सातवां लीडरशिप। इन सभी कॉन्टेक्स्ट में आपको डिफरेंसेस क्लियरली विजिबल होंगे, मैं अभी विजिबल कराऊंगा। शुरुआत करते हैं मास मोबिलाइजेशन से। मासेस को मोबिलाइज करना, तो आपने कई बार ही ये पढ़ा होगा 1857 का रिवॉल्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अक्सर इस बात की डिबेट हमने सुनी कि क्या उसे मास सपोर्ट था, क्या मास अराउजल हुआ, क्या मास मोबिलाइजेशन हुआ। तो कई हिस्टोरियंस ये प्रूव करने में लगे होंगे कि हाँ वो मास मोबिलाइजेशन था, मास अराउजल हुआ, मास सपोर्ट था। लेकिन कई ये बताएंगे कि नहीं, वो लिमिटेड था सिर्फ और सिर्फ उन सिपाहियों तक, उन आर्मी मैन तक जिसमें इन्होंने हिस्सा लिया, और कुछ अंडरग्राउंड सपोर्ट उनको एक्सटेंड की गई थी कुछ लोगों के द्वारा। तो वो एक तरह की म्यूटिनी थी, वो एक तरह का रिवॉल्ट था, वो कोई फ्रीडम के लिए की गई मूवमेंट नहीं थी, इट वाज रिवॉल्ट। तो अक्सर जब आप देखें तो जो आपको लेफ्टिस्ट राइटर्स मिलेंगे या फिर आपको जो ब्रिटिश राइटर्स मिलेंगे या फॉरेन राइटर्स, वो ये कह के पुकारेंगे कि इट वाज रिवॉल्ट, इट वाज म्यूटिनी, इट वाज रिवॉल्ट। किताबों में भी ऐसे ही पढ़ा। लेकिन दूसरी तरफ आप वी.डी. सावरकर को पढ़िए, उन्होंने उसे फर्स्ट स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम डिक्लेयर किया कि इट वाज द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, बिकॉज स्ट्रगल और रिवॉल्ट में जमीन आसमान का फर्क है। संघर्ष में और 1857 का विद्रोह शब्द में जमीन आसमान का अंतर। संघर्ष में एक विचारधारा काम कर रही है, आप कई तरह की व्यवस्थाओं से मुक्ति चाहते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस, अरेंजमेंट, इंस्टीट्यूशंस, आप उन सबको बदलना चाहते हैं, आप उनमें बदलाव लाना चाहते हैं। संघर्ष एक बड़े स्तर की चीज़ है। विद्रोह हो सकता है सीमित हो किसी न किसी राज्य व्यवस्था के अगेंस्ट, आप एक पॉलिटिकल ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं सिंपली, या रिजिम बदलना चाहते हैं, शासक बदल देना चाहते हैं, दैट्स ऑल। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ी डिबेट है हिस्ट्री में कि वो क्या था, वो फ्रीडम स्ट्रगल की लड़ाई थी, उसमें मास मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, क्या वो एक सिर्फ रिवॉल्ट तक सीमित था, या वो सिर्फ एक सिंपल म्यूटिनी ही थी। सैनिकों ने हायर अथॉरिटी को, हियरार्की को डिफाई कर दिया, विरोध कर दिया, इट वाज म्यूटिनी, मार दिया, मैसेकर कर दिया अपने वारंट ऑफिसरों को या अपने सीनियर्स को, दैट्स ऑल। तो इसे समझें तो मास मोबिलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो ये डिसाइड करता है कि हम जो विटनेस कर रहे हैं वो कम्युनल वायलेंस है, वो इंसर्जेंसी है, वो टेररिज्म है या एजिटेशन है। मास मोबिलाइजेशन के लेवल पे आप इसे डिसाइड कर सकते हैं। किसके लेवल पे? मास मोबिलाइजेशन के लेवल पे। जैसे अगर आप जिम जा रहे हैं तो आपको अपने लिए एक फूड डिसाइड करना है, तो वो फूड आप न्यूट्रिशन के लेवल पे डिसाइड कर सकते हैं कि फ़िलहाल मैं जिम जा रहा हूँ और मेरा कौन सा फेज़ है इस समय, मैं गेन कर रहा हूँ, तो फूड में मुझे फूड डिसाइड करने के लिए जिस लेवल की नीड है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, तो आई विल फोकस मोर ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स। तो फूड वैसे ही डिसाइड हुआ। जब स्ट्रेंथ ज़रूरत है, मसल बिल्डिंग की ज़रूरत है, यू विल फोकस ऑन द प्रोटीन्स, आप उस पर फोकस करेंगे। आई बात समझ में? तो अल्टीमेटली फूड आपने किस लेवल पे डिसाइड किया? न्यूट्रिशन के लेवल पर। और आपको किस एलिमेंट की ज़्यादा नीड है? कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की, फैट की, रफेज की, किस चीज़ की नीड है ज़्यादा? आपने उस लेवल पर डिसाइड करके फूड डिसाइड कर लिया।
तो आप कहते हैं आजकल मैं ये खा रहा हूँ, आजकल मैं वो खा रहा हूँ, होता है कि नहीं? तो ऐसे ही मास मोबिलाइजेशन एक लेवल है जिस पर डिसाइड करेंगे कि ये क्या है, इंसर्जेंसी है, कम्युनल वायलेंस है, टेररिज्म है, एजिटेशन है, या कोई मूवमेंट है। वी विल डिसाइड दैट। इज दैट क्लियर? ये वर्ड लेवल यहाँ यूज हुआ है, समझ आ गया? ये कोई 1 2 3 4 लेवल नहीं है। ये लेवल हमें कि किसके लेवल पर हमने कुछ डिसाइड करना है कि उस चीज़ का कितना लेवल था। इसमें मास मोबिलाइजेशन का लेवल क्या था? ऑलमोस्ट 0। मास मोबिलाइजेशन का लेवल क्या था? फुल। तो वो चीज़ बदल जाएगी फिर। अगर ऑलमोस्ट मास मोबिलाइजेशन का लेवल 0 था देन इट इज टेररिज्म। अगर मास मोबिलाइजेशन का लेवल बहुत ज़्यादा था इट कैन बी एजिटेशन एंड मूवमेंट। मेरी बात समझ में आई? इस तरह से इसके लेवल पे डिसाइड करेंगे। जैसे कि अगर पानी के अंदर मान लीजिए हाइड्रोजन आयन H+ का लेवल बहुत ज़्यादा है तो उसका नेचर क्या हो गया फिर? एसिडिक। एसिडिक नेचर हो गया ना। हाइड्रोनियम आयन बहुत ज़्यादा है। अगर हाइड्रोक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा है, H+ बहुत कम है, तो बेसिक एल्कलाई। तो लेवल से ही चेक होता है ना, मेजर करेंगे आप। वी आर गोइंग टू मेजर कि ये क्या है, तो लेवल से बात होगी। तो मास मोबिलाइजेशन के लेवल पे क्या लिखा है कि मास मोबिलाइजेशन इन एजिटेशंस। तो टेररिज्म माने आतंकवाद, टेररिस्ट माने आतंकवादी, इंसर्जेंट माने विद्रोही, बागी, इंसर्जेंसी माने विद्रोह, एजिटेशन माने आंदोलन, और जो एजिटेशन कर रहा है आंदोलन में है। आंदोलन जीवी नहीं, आंदोलनकार। पीछे हमारे प्रधानमंत्री ने एक शब्द नया बनाया तो कहते हैं आंदोलन जीवी। वो लोग जो आंदोलन कर करके ही अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, लाइवलीहुड, उनको उन्होंने सरकास्टिक मैनर में आंदोलन जीवी बनाया था, क्योंकि उनकी उपजीविका का सोर्स ही आंदोलन हो गया था ना। पर करेक्ट वर्ड इज आंदोलनकारी। गांधी जी वाज आंदोलनकारी, तो कहीं आंदोलन जीवी मत कह देना भाई, वो गलत हो जाएगा। तो आंदोलन करने वाले आंदोलनकारी, ठीक है। इंसर्जेंट विद्रोही, इंसर्जेंसी विद्रोह, टेररिज्म आतंकवादी, टेररिस्ट आतंकवादी, टेररिज्म आतंकवाद। ये शब्द क्लियर हो गए? अब चलो शुरू करते हैं। तो मास मोबिलाइजेशन इन एजिटेशन इज टू रजिस्टर प्रोटेस्ट। तो जब हम एजिटेशन की बात करते हैं तो उसमें मास मोबिलाइजेशन का क्या रोल है? प्रोटेस्ट को रजिस्टर कराती है। मासेस इकट्ठा किया आपने, टू रजिस्टर योर प्रोटेस्ट इज टू रजिस्टर प्रोटेस्ट एंड वॉइस ग्रीवेंसेस। अपने ग्रीवेंसेस रखने हैं आपको, जो भी आपके दुखड़े हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, आप वो रखना चाहते हैं। एंड पुट डिमांड्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेशंस निकाले जाते हैं, कई जुलूस जलसे निकाले जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेशंस, अपनी डिमांड्स डेमोन्स्ट्रेट की जाती हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस। एंड घेराव किया जाता है, मंत्रियों का, प्रवक्ताओं का, अधिकारियों का, सरकारों का घेराव, बिल्डिंगों का घेराव। तो अब क्या कहते हैं, हम DC ऑफिस गए, हमने घेराव किया और फिर हमने अपना मेमोरेंडम, ज्ञापन DC साहब को सौंपा। तो फोटो लगती है ना अगले दिन अखबार में, इस सभा के लोगों ने घेराव किया, फिर DC साहब मिले, इन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया, ज्ञापन, बड़ी अच्छी फोटो। अपना मांग पत्र कहते हैं उसे, मेमो मने द मांग पत्र, मेमोरेंडम। तो आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं लंबे समय तक। 2011 का समय था, मुझे याद है, अन्ना हजारे ने एक बड़ा मूवमेंट चलाया इंडिया अगेंस्ट करप्शन का। केजरीवाल उसका हिस्सा थे, प्रशांत भूषण उसका हिस्सा थे, जस्टिस हेगड़े उसका हिस्सा थे, तमाम लोग ये उसका हिस्सा थे। अन्ना हजारे का वो मूवमेंट था। तो वर्ड देखो, मूवमेंट, इट वाज द मूवमेंट। उन्होंने तमाम देश भर के लोगों को आह्वान दिया कि आओ। बड़ी हाईलाइट हुई बात है कि जम्मू कश्मीर से लोग दिहाड़ियाँ छोड़ के पहुँचे, लेबर, साउथ इंडिया से लोग पहुँचे, सेलिब्रिटीज़ आए, सब पूरा रामलीला मैदान में पूरे सारा दिन झंडे लहराते रहते थे भारत के, सारा दिन चलते रहते थे संगीत, और सब लोग वहाँ पहुँचे। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि मास मोबिलाइजेशन हुआ, एक एजिटेशन किया गया इंडिया अगेंस्ट करप्शन, करप्शन के अगेंस्ट इट वाज एजिटेशन। क्या रजिस्टर करा रहा था वो एजिटेशन? अपना प्रोटेस्ट। किस बात को लेके प्रोटेस्ट? भ्रष्टाचार को लेके प्रोटेस्ट। यू आर प्रोटेस्टिंग द भ्रष्टाचार, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है हम। और वो जो क्रिश्चियनिटी का वो फैक्शन प्रोटेस्टेंट्स किसके अगेंस्ट थे? कौन सी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट थे? द ओल्ड प्रैक्टिसेस ऑफ रोमन कैथोलिक्स, उनके अगेंस्ट द प्रोटेस्टेंट्स। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें कि ये नहीं चलेगा।
तो आप रजिस्टर करा रहे हैं अपना प्रोटेस्ट, कैसे? एजिटेशन के वाया, और उसके वाया हुआ क्या है? मास मोबिलाइजेशन किया है आपने, और वहाँ पे आप क्या रख रहे हैं? अपने दुखड़े कि भ्रष्टाचार से ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बेरोजगारी हुई, गरीबी हुई, भूखमरी है, इनइक्वालिटी है, देश पिछड़ रहा है, विकास नहीं हो रहा है। आपने अपने सारे दुखड़े, अपनी ग्रीवेंसेस को आवाज़ दी, लोगों के सामने रखे, और फिर आपने क्या किया? बड़े पैमाने पर यात्राएं निकाली। आज यहाँ से संसद तक यात्रा निकलेगी, हमारा इतना बड़ा जत्था जाएगा। क्या लेकर के जाएगा? इन मांगों के साथ। तो होर्डिंग्स हाथ में लिए, प्लेकार्ड्स हाथ में लिए, क्या हाथ में है? जन लोकपाल बिल लेके आओ। मांग क्या थी? जन लोकपाल लेके आओ, जिसके पास आप किसे ट्रायल कर सकते हैं? ऑफिसर्स, कर्मचारियों को, तो करप्शन मेनली वही कर रहे हैं ऐसा कहा जा रहा था। तो उनकी ट्रायल किधर हो? उनकी जांच कौन करे? निष्पक्ष अथॉरिटी कौन हो? तो अन्ना हजारे की मूवमेंट का मेन जो प्रोटेस्ट था वो अगेंस्ट द करप्शन था। उन्होंने जो ग्रीवेंसेस वॉइस किए वो देश के युवाओं को जो रोजगार नहीं मिल रहा, देश में जो कई तरह के दंगे भड़क रहे हैं क्योंकि गरीबी है, भुखमरी है, पिछड़ापन है, लोग वोट बैंक की तरह यूज़ किए जा रहे हैं। उनको आपत्ति थी इस बात से कि ये नहीं होना चाहिए, देश पिछड़ रहा है, दुनिया भर में विकसित होना चाहिए, इस बात को लेकर के वो कंसर्न थे। और इसके लिए फिर लगातार क्या निकाले गए? ये सारी चीज़ें, प्रोसेशंस निकले, डेमोन्स्ट्रेट किया गया, सरकार की प्रतिनिधियों से मिला गया, सबको बताया गया, प्लेकार्ड्स झुलाए गए, वहाँ पर मांगे रखी गई, उन्होंने आमरण अनशन भी रखा बॉडी से जब उनके कीटॉन्स रिलीज़ होने लगे और बहुत सी चीज़ें। तो मैं आपको बता दूं कि देश के 3 बड़े मंत्रियों की कमेटी बना करके मुलाकातें भी हुई उनके साथ, और जन लोकपाल पर एक मसौदा तैयार करने की कोशिश की गई। तो प्रोसेशंस निकालना, डेमोन्स्ट्रेशंस करना, घेराव करना, क्या अपनी डिमांडें रखी? जन लोकपाल की मांग। प्रशांत भूषण, जस्टिस हेगड़े, अरविंद केजरीवाल तक ज़्यादातर ये प्रोसेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, घेराव का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन वो प्रगति रामलीला मैदान में एकदम बैठे रहते थे। कौन? अन्ना हजारे। वो बैठे रहते थे, अपनी ग्रीवेंसेस वॉइस करते रहते थे, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करते रहते थे। ये हुआ एक एजिटेशन। आप समझे ये कैसा होता है? तमाम हर जगह पर आपको ये दिखता होगा। अभी किसान आंदोलन इतना लंबा चला, किसान आंदोलन आपने देखा तो क्या हुआ है? वो एक तरह का एजिटेशन था, और एजिटेशन में क्या हुआ? मास मोबिलाइजेशन हुआ, दुनिया भर से, भारत भर से लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की गई। और उसका क्या था? रजिस्टर किया गया था प्रोटेस्ट। किसके अगेंस्ट रजिस्टर किया था? 3 कानून आए थे एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में बदलाव को लेकर के, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट रजिस्टर किया गया था। उन्होंने क्या वॉइस की? अपनी बात के रखी, अपनी ग्रीवेंसेस की। कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीकल्चर होगा तो ये नुकसान हो जाएगा, अगर जुडिशियल अथॉरिटी में बदलाव किए जाएंगे केसेस की सुनवाई के तो हमें ये नुकसान हो जाएगा, अग्रीमेंट की मान्यताएं नहीं रहेंगी। तमाम ग्रीवेंसेस उन्होंने वॉइस किए, और फिर लगातार उन्होंने अपनी डिमांडें रखी। किस मामले में? प्रोसेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, घेराव के माध्यम से अपनी मांगें रखते गए वो, कि हमारी मांगें ये हैं, है कि नहीं? सभी किसानों से केस वापस लिए जाएं, हमें ये अधिकार दिए जाएं, एमएसपी का मूल्य जो है लीगलाइज कर दिया जाए, उसे स्टैट्यूटरी बना दिया जाए, इन फसलों पे भी एमएसपी दी जाए। ये सारी बातें उन्होंने अपनी मांगे रखी। पूरा इमेजिनेशन हो रहा है कि नहीं भाई, कि मास मोबिलाइजेशन किस लेवल पे है? एजिटेशन हो ही नहीं पाता अगर मास मोबिलाइजेशन ना कर पाए। तो अक्सर सरकार कह देती है कितने लोग हैं वहाँ, हंस के कहते हैं पत्रकारों को, सर वो लोग वहाँ बैठे हैं इतने दिनों से एजिटेशन कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? कितने लोग हैं? सर लोग तो काफ़ी हैं। कितने? 10, 20, 50, 100 लोग? वो एक दल, एक समुदाय के लोग हैं। ये कोई मास मोबिलाइजेशन नहीं है, ये कोई आम जनता नहीं खड़ी है, ये कोई भारत की आवाज़ नहीं है, समझ रहे हैं आप? ये कुछ नहीं है, आप चिंता मत करिए, चलिए कुछ नहीं हो रहा, ये भारत की आवाज़ नहीं है। तो अक्सर तो शुरुआत में लंबे समय तक आप देखेंगे कि सरकारी नुमाइंदों ने ये प्रमाणित करने की कोशिश की कि देश भर का किसान नहीं जुड़ा है इससे, सिर्फ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का ही कुछ किसान वर्ग जुड़ा है, उसके भी सारे किसान नहीं जुड़े हैं, सारे नहीं जुड़े हैं, ये देश भर के किसान की बात नहीं है। तो ये एक कॉन्सेप्ट चला कि इट इज़ नॉट अ मास मूवमेंट। लेकिन फिर वो आंदोलन चला लंबा, फिर आंदोलन के पास अपने तरीके होते हैं प्रोपेगेंडा के, सपोर्ट एनलिस्ट करने के, डिजिटल मीडिया, कल्चरल प्रैक्टिसेस, सॉन्ग्स, म्यूजिक, मूवीज़, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी सब एंगेज किए गए। एजिटेशन के ये सारे तरीके हैं। आज हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, पहले मैं समझा दूँ, वो भी एक टॉपिक है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ। तो सपोर्ट एनलिस्ट की गई, इट वॉज द प्रैक्टिस टू एनलिस्टमेंट द सपोर्ट, फॉर द एनलिस्टमेंट ऑफ द सपोर्ट। तो प्रूव किया गया कि अब ये अगर मास मूवमेंट नहीं है, अगर ये एजिटेशन नहीं है, तो फिर एजिटेशन क्या होता है? आई बात समझ में? दैट इज द कॉन्सेप्ट।
तो ये हमें समझ में आया कि ये क्या है, मास मोबिलाइजेशन। एजिटेशन में बमा बम, एजेंडा क्लियर एजिटेशन का, उनके कुछ प्रोटेस्ट होते हैं, उनके जिन्हें वो रजिस्टर कराते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं कुछ चीज़ों को, उनके कुछ दुखड़े होते हैं जो अपनी आवाज़ में लाते हैं, बताते हैं, इसके तहत उनकी कुछ मांगे होती हैं, घेराव, डेमोन्स्ट्रेशंस, इन सब के वाया वो अपनी मांगे रखते हैं। ये तो हुआ, लेकिन कम्युनल वायलेंस में क्या होता है? इन कम्युनल वायलेंस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इज मोबिलाइज्ड अगेंस्ट अनदर कम्युनिटी। यहाँ पे जो मासेज एंगेज होते हैं वो दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट एंगेज होते हैं। वहाँ पे पीपल मोबिलाइज किए गए कुछ चीज़ों को प्रोटेस्ट करने के लिए, अपने ग्रीवेंसेस को वॉइस देने के लिए, अपनी डिमांड्स पुट अप करने के लिए। इसी कारण से वो मैक्सिमम पीसफुल होते हैं, इसलिए एजिटेशन नॉन वायलेंट होता है। इसलिए एजिटेशन लीड करने वाला बंदा सारी उम्र ये कोशिश करता है एजिटेशन के दौरान कि वायलेंस नहीं करना, एक वायलेंस नहीं करना, हमने शांति प्रिय ढंग से एजिटेशन करना है, शांति प्रिय। इसलिए कई बार वो आरोप भी लगाते हैं कि सरकार ने अपने बंदे छोड़ दिए हमारे अंदर कि हम एजिटेशन करें, क्योंकि हम वायलेंस करें, क्योंकि जैसे वायलेंस हो गया एजिटेशन का नेचर बदल जाएगा ना, और जैसे ही एजिटेशन का नेचर बदल गया फिर फोर्स एक्टिवेट हो जाएगी, स्टेट की फोर्स एक्टिवेट हो जाएगी, फिर तितर बितर कर दिया जाएगा। इसलिए वो कहते नहीं, हिंसा नहीं करेंगे, चुप एकदम शांत। वो हमें उकसा रहे हैं पर हम जवाब नहीं देंगे, सहेंगे सहेंगे सहेंगे, वाटर कैनन सहेंगे, जो भी होगा सहेंगे, पर जवाबी कार्रवाई नहीं, पत्थरबाजी नहीं करोगे, कुछ करोगे नहीं, तुम लाठियां नहीं चलाओगे। लोगों ने कहा ठीक है। तो जैसे ही देखें 26 जनवरी के दिन जब फिर ट्रैक्टर रैली हुई थी, देखा ना आपने, प्रोसेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, घेराव ये होते हैं। फिर तो जब ट्रैक्टर रैली हुई थी 26 जनवरी के दिन, कुछ ट्रैक्टर चले गए उस तरफ, लाल किले की तरफ, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हुई। तो फिर आप देखेंगे उसी पूरे के पूरे एजिटेशन के कई लीडर्स ने उस चीज़ का क्रिटिसिज्म किया, झंडा लहरा दिया गया वहाँ पर, उस चीज़ का भी क्रिटिसिज्म किया कि ये हम इसको सपोर्ट नहीं करते, ये ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि ये स्टेट की सॉवरेनिटी पे अटैक हो गया है। द स्टेट विल अल्टीमेटली रिवर्ट बैक एंड द फोर्स ऑफ द स्टेट विल रिवर्ट बैक, इट विल डू हार्म टू द ओवरऑल एजिटेशन एंड द प्रोटेस्ट। तो जल्दी से उसे निपटा। उसके बाद एकदम से मूवमेंट वीक पड़ गई, एजिटेशन एकदम से वीक पड़ गया, लेकिन फिर एक नेता आए और वो रो पड़े, कहते सब खत्म, सब चला गया, ये क्या हो गया? एकदम से फिर मूवमेंट बाउंस बैक हो गया, मास फिर से मोबिलाइज हो गया। उनके उस रोने ने मास मोबिलाइज कर दिया। नेता नाम को ढूंढ लेना जाके, मैं नाम वाम कम ही लेता हूँ। ओके, इतनी बात समझ में आई? इमेजिन इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इट्स नॉट काइंड ऑफ अ मूवी थ्योरेटिकल कि बच्चों पता नहीं क्या हो गया। इन कम्युनल वायलेंस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इज मोबिलाइज्ड अगेंस्ट अनदर कम्युनिटी। ओके, लोगों को उकसाते हैं, आओ दूसरी कम्युनिटी ने हमारा ये नुकसान कर दिया है, अब उनका भी नुकसान करे। तो ये क्या होता है? द मूवमेंट हेयर मूवमेंट्स आर अनप्रेडिक्टेबल। जो लोगों का जो बहाव है भाई, पता ही लगता किधर को क्या हो गया, अनप्रेडिक्टेबल। मूवमेंट्स आर अनप्रेडिक्टेबल, अनचेकेबल, दैट इज वाई दे आर डेंजरस। इसलिए पुलिस पहले ही इकट्ठा होने नहीं देती, फटाफट धारा 144, फटाफट जगह जगह चेकिंग, जगह जगह पुलिस मजबूत, क्योंकि पुलिस के अधिकारियों से बाद में सीनियर अधिकारी पूछते हैं 400 लोग इकट्ठा कैसे हुए, कैसे? कहते सर वो कह रहे थे कुछ करेंगे। अच्छा, एजिटेशन था ये कोई मूवमेंट था? परमिशन लिया था कि इस ग्राउंड में हम लोग बैठने जा रहे हैं? आपसे कोई परमिशन लिया था? आपको दिख रहा था कि हाई लेवल इमोशनल सेंटिमेंट लोगों में जागे हुए हैं, जबरदस्त वायलेंट एक्सप्रेशन उनका नजर आ रहा है। आपको नहीं लगता था कि ये राइट में बदलेगा? आप इस उम्मीद में थे कि ये डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोसेशन और घेराव में बदलेगा? वो कहते सर असेसमेंट में गलती हो गई। आपकी असेसमेंट में गलती ने राज्य की संपत्ति को इतना नुकसान पहुंचा दिया, इतने लोगों की मौत हुई, इतने लोगों को चोटिल हुए, ये आपका असेसमेंट है। इसलिए एकदम तगड़े सीजन्ड एक्सपीरियंस्ड अधिकारी को तुरंत बुलाया जाता है दूसरे राज्य से कि जल्दी आइए, परिस्थिति सुधारिए। वो एकदम से आते हैं और पहचान लेते हैं, कहते हैं भाई ये तो कुछ और चल रहा है, ये एजिटेशन नहीं चल रहा है, ये कुछ और चल रहा है। वो सेट कर देते हैं, ट्रेनिंग होती है उसकी। ओके, so in communal violence the involvement of people is mobilized against another community. The movement here are unpredictable, uncheckable and carry an emotional fury. आपको इतना सेंटिमेंटल कर दिया जाता है, इमोशनल कर दिया जाता है,
हमारे पंथ, हमारे धर्म, हमारे गुरु, हमारे भगवान, हमारे पीर, हमारे पैगंबर, हमारे इस ग्रंथ, इस पर हमारी संस्था अटैक हुआ है, इस पर हमारे अस्तित्व को चोट पहुंचाई गई है। आपको दिखाई जाती हैं ऐसी ऐसी वीडियोस, ऐसे ऐसे पोस्टर्स, ऐसी ऐसी बातें सुनाई जाती हैं, आप एकदम से एजिटेट, पूरी तरह से एकदम वायलेंट हो जाते हैं। इमोशनल फ्यूरी ऐसी हो जाती है बिल्कुल घर के लेवल पे कि आज शाम को अच्छे भले घर से वापस आए, एकदम से आपको किसी ने बताया कि आज बगल वाले को गाड़ी हटाने के बोला से गेट के बाहर से, उसने मम्मी को गाली दे दी। आपने इतनी बात ही सुनी, क्या बोला उसने? ये बोला। बस फिर आप घर से बाहर निकले और गाड़ी के साथ साथ सब कुछ हटा दिया। नतीजे फिर जो भी हो, लेकिन एक्सप्रेशन वायलेंट ही आएगा भाई, एक्सप्रेशन वायलेंट ही आएगा। सो एन इमोशनल फ्री एंड वायलेंट एक्सप्रेशन विच टेक द फॉर्म ऑफ राइटिंग। दंगे हो जाते हैं, फिर रेहड़ियां सब्जी की उड़ा दो, सब खत्म कर दो, पूरा दुकानों को आग लगा दो, उनके जुड़े जितने भी सिंबल हैं, जितनी भी उनसे जुड़े चिन्ह हैं, कोई इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, कोई इंपॉर्टेंट उनकी गलियां इलाके हैं, कोई उनके लोग हैं, कहीं करो नुकसान जो हो सकता है। वो फिर डिपेंड करता है कि किस लेवल का किया गया है, लेकिन होता है। लोग मारे जाते हैं, घरों को नुकसान होता है, संपत्तियां राज्य की भी जला दी जाती हैं, ये फर्क। लेकिन यहाँ पर मूवमेंट एकदम प्रेडिक्टेबल है, रूट दिया होता है। इसलिए तो ट्रैक्टर रैली वाले जो ट्रैक्टर उधर चले गए तो लीडर ये पूछ रहे थे, आपको जब पूरा रूट दिया था कि रिंग रोड पे जाना है हमें, आप अंदर किधर गए थे? उधर लाल किले की तरफ, किधर चले गए? तो मूवमेंट्स प्रेडिक्टेबल होती हैं, चेकेबल होती हैं। मूवमेंट प्रेडिक्टेबल होती है, चेकेबल होती है एजिटेशन में, लेकिन यहाँ कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं। 2 मिनट में अफवाहें इतनी गर्म की जाती हैं, र्यूमर्स इतने रैम्पेंट होते हैं यहाँ पे, मतलब इतना अनप्रेडिक्टेबल बनाया जाता है वायलेंस को कि कोई पुलिस, कोई आम जनता प्रेडिक्ट ना कर पाए। कितना कंफ्यूजन हो कि कैओस में ही जो है बस इमोशन ही चले और कुछ ना चले, मतलब आपको रीजनेबिलिटी की भी ताकत ना मिले, आपको सोचने भर की भी ताकत ना मिले, इतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट की जाए। तो ऑलवेज आप देखें कम्युनल वायलेंसेज में र्यूमर्स बहुत रूल करते हैं कि अरे तो अभी वहाँ पर उसको मार दिया, अभी इसने भी सुना ही है, इसने भी ओरिजिनली देखा नहीं, सामने वालों के लिए इतना ही बहुत है, मार दिया, अभी उसके सामने उसकी बहन के साथ ये किया, चलो स्टार्ट, अब रिपेल बैक करो, अब वही उनको भी देना है। दिस इज द सिस्टम, पुलिस कैन नॉट। तो इसलिए तुरंत कर्फ्यू लगते हैं। सबसे पहले जो मूवमेंट प्रिडिक्टेबल ही नहीं, अनचेकेबल मूवमेंट ही रोको, लोगों को घरों में कैद करो, बाहर नहीं निकलोगे तुम इकट्ठे नहीं होगे। इसलिए धारा 144, मार्शल लॉ जैसी चीज़ें, कर्फ्यू जैसी चीज़ें, सबसे पहले सड़कें साफ, इकट्ठे नहीं होने देना, क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं इनको। फिर धीरे धीरे कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनको बुलाया जाता है, कहते हैं यहाँ आइए, थाने आइए, नहीं तो इस जगह पर आइए, या फिर ऑफिसर्स अप्रोच करते हैं उनके इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस में, लीडर से जाके मिलते हैं, कहते ये हुआ है आज, एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने पीछे खड़े लोगों को समझाते। ये किसी कीमत पर अलाउड नहीं है। राज्य की संपत्ति और मानव जीवन, ये स्टेट की अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इसे प्रोटेक्ट करेंगे। अगर फिर हमने कोई बदलाव कार्रवाई की तो फिर ये आपको देखना होगा। आप आइए आगे, तो फिर आप देखेंगे एक आधे दिन में ही बयान जारी होने लग जाते हैं सीनियर मेंबर्स के कि हमारा ये आह्वान है, कोई हिंसा ना करे, कोई ऐसा ना करे, बिल्कुल ऐसा ना करे। तो तुरंत आप देखेंगे आर्म्ड फोर्सेस बुलाई जाती है, तुरंत ये चीज़ें की जाती हैं। सबसे पहला रूल है, पहले भीड़ खत्म करो भाई। जो मूवमेंट प्रेडिक्टेबल नहीं है उसे इकट्ठा होने नहीं देंगे, जो पीपल प्रेडिक्टेबल नहीं है उसे इकट्ठा होने नहीं देंगे। तो ये चीज़ें होती। इंटरनेट सेवा बहाल नहीं होती, खत्म, कनेक्ट ना हो सके। पीपल मोबिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? पर्सन टू पर्सन कॉल, दूसरा सोशल मीडिया कॉल, ठप करो सब कुछ। पर्सन टू पर्सन तो खत्म कर दिया क्योंकि वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया। और दूसरा, और इतना भी बता दूं मैं, इतनी भी टेंशन नहीं कि सिर्फ इंटरनेट ही, टेलीफोनी भी बंद कर दी जाती है उन इलाकों की, नेटवर्क बंद कर दिया जाता है कि कॉलिंग भी नहीं हो पाएगा अभी। ये सारी चीज़ें की जाती हैं। इतनी बात समझ में आई? दिस इज द बेसिक डिफरेंस एट द लेवल ऑफ मास मोबिलाइजेशन इन एजिटेशन एंड कम्युनल वायलेंस। दोनों का फर्क है, आई बात समझ में? दोनों का फर्क है। इसमें मेजॉरली एक कम्युनिटी हो सकता है मोबिलाइज हो, उसमें हो सकता है क्रॉस कम्युनिटी लोग मोबिलाइज हों, तमाम समाज के लोग आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। अधिकतर चीज़ें सेकुलर डिमांड की जाती हैं, सेकुलर ग्राउंड पे लोग जुड़ते हैं। इसमें अधिकतर डिमांड रिलीजियस रहेगी, रिलीजियस ग्राउंड पे ही लोग जुड़ते हैं। ये बहुत सारे अंतर हैं।
अब इसी वायलेंस के लेवल पर जरा इधर आओ, इधर देखें। अब जरा हमने एजिटेशन देख लिया, कम्युनल वायलेंस देख लिया, मास मोबिलाइजेशन का ना, जरा इसे इसमें समझ लो। अब इन टेररिज्म के में क्या होता है? कंसिडरिंग द इंसरेक्शन इम्पॉसिबल, a few active armed terrorist groups use violence systematically. अब इंसरेक्शन क्या है? इंसरेक्शन क्या है? विद्रोह पैदा कर देना। अब विद्रोह पैदा करने के लिए तो एटलीस्ट आपको लोग चाहिए, एटलीस्ट चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि विद्रोह नहीं हो पा रहा, विद्रोह संभव नहीं हो पा रहा, तो टेररिस्ट क्या करता है? टेररिज्म में क्या होता है? टेररिज्म वहीं पर ये भांप लेता है कि यहाँ पर अभी विद्रोह पैदा करवा पाना, थोड़ा व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव विद्रोह करवा पाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करें? मतलब इट एट दिस स्टेज मास मोबिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, तो हम क्या कर सकते हैं? तो वो क्या करेंगे? कुछ एक्टिव आर्म्ड टेररिस्ट ग्रुप्स, यहाँ पे देखो पीपल, मासेज वर्ड खत्म हो गया, ग्रुप्स आ गया। द पीपल हैविंग कॉमन एम, द पीपल हैविंग लाइक माइंडेडनेस, पीपल हैविंग कॉमन ट्रेनिंग, कॉमन सब्सक्रिप्शन टू द आइडियोलॉजी, देयर ग्रुप। तो कुछ एक्टिव ग्रुप आर्म्ड टेररिस्ट के ग्रुप्स, तो देखो यहाँ पर शब्द आर्म्ड आ गया, पीसफुल तो भूल ही जाओ वो बातें। आतंकवाद आ गया तो फिर मत कहना कि ये अहिंसक आतंकवादी है, समझ में आई? मतलब कहीं ये डायकोटोमी मत यूज कर लेना कि अरे बड़ा नॉन वायलेंट टेररिस्ट है ये। टेररिस्ट का शब्द यहाँ मैंने लिखा आतंकवादी, आतंक फैलाते हैं बस, और आर्म्ड रहेंगे, वेपन यूज़ करेंगे। अब वो कौन सा यूज़ करते हैं? बायोलॉजिकल यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं, या फिर आर्म्ड आर्मर्स यूज़ करते हैं। वो जो भी करते हैं भाई, वो दे आर वेपन ओरिएंटेड पीपल, वो ये थ्रेड यूज़ करेंगे। तो फ्यू एक्टिव ग्रुप्स हैं, आर्म्ड टेररिस्ट हैं वो, और वो वायलेंस करेंगे सिस्टमैटिकली। जैसे कि सिस्टमैटिकली वायलेंस, जो कम्युनिटी के लीडर हार्मनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किलिंग्स। सिस्टम को सेट करो पहले। हमारे लिए माहौल क्यों नहीं बन रहा? सिस्टम अपोजिंग है। सिस्टम अपोजिंग कैसे? कि सोसाइटी में हार्मनी बहुत है, और वो इसलिए कि इन लोगों की पूरी पकड़ है और ये लोग हार्मनी सपोर्ट करते हैं, और ऐसे में डर का माहौल तो बन नहीं पा रहा है भाई। और जब तक डर का माहौल नहीं बनेगा, बात बनेगी नहीं। इनको पहले क्लीन करो। तो आप देखेंगे चुन चुन करके जो नेता सरकार में भी, जनमानसों में भी स्वीकृत होते हैं, चारों तरफ उनकी एक्सेप्टेंस होती है, इन्हें उड़ाया जाता है और इनके जगह नए बंदे प्लांट किए जाते हैं, जो थोड़े अग्रेसिव हों, जो थोड़े वायलेंट हों, जो थोड़े ज़्यादा मतलब जो युवाओं को एकदम से नेतृत्व करते हों, क्योंकि एक मैच्योर पर्सन सीजन्ड रहेगा, थोड़ी बातचीत समझे। हालांकि इसे हमेशा उम्र से नहीं जोड़ना है। दूसरा, जो ऑफिसर्स ज़्यादा काम कर रहे हैं उस एरिया में, पीस नॉर्मलाइज कर रहे हैं चीज़ें, उनको, उनकी फैमिली को टारगेट किया जाए, ताकि ऑफिसर्स ना आए डर के मारे वहाँ पर, ताकि सिस्टम को बेहतर करने की कोई कोशिश ना करे। युवाओं जो कुछ, जिनके पास रोज़गार नहीं मिल रहा है या जिनको कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किसी तरह से आइडेंटिफाई किया जाए ऐसे डिसइंटेंटेड यूथ कितना का इस एरिया में, उन्हें कई तरह की मदद प्रोवाइड की जाए, सपोर्ट। किसी का कोई पुराना रिवेंज लेना बाकी है, उसके लिए रिवेंज ले दो। किसी पुलिस वाले ने, किसी आर्म्ड फोर्सेस के फैमिली ने इन पर अत्याचार किया था, रिवेंज नहीं लिया है अभी तक, लेना बाकी है, गुस्सा है, उसको बोलो ऑफिसर पता है कौन है, कल सेटल कर देंगे तेरे लिए, और ये पकड़ हाथ में बंदूक, इसी से फैसले होंगे। सार्वजनिक स्थानों पर बॉम्ब ब्लास्ट करना, दिखाना कि इस स्टेट की अथॉरिटी हमें रोक नहीं सकती, इंस्टीट्यूशंस आर वीक, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इससे पीछे खड़े लड़कों में, लड़कियों में, युवाओं में, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर, उनमें फेथ और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि वी आर अबव द स्टेट, वी आर बियॉन्ड द स्टेट, स्टेट इज़ नॉट कैपेबल। हमारी ट्रेल को पकड़ नहीं पाया, हमारे फाइनेंसिंग फंडिंग के नेटवर्क को पकड़ नहीं पाया, हमारे समर्थन को पकड़ नहीं पाया। हमने रेलवे में ब्लास्ट करना चाहा किया, हमने रोडवेज पे करना चाहा, हमने प्लेन हाईजैक करना चाहा कहा। मतलब वायलेंस होगा बड़ा सिस्टमैटिक, कभी हाईजैकिंग्स होंगी, कभी किडनैपिंग्स होंगी, कभी अटैक्स होंगे, है ना। थ्रेट को प्रमोट किया जाएगा, आतंक को बढ़ाना, आतंक इतना बढ़ा दिया जाएगा, लोगों में भय हो जाए कि वो स्टेट की सपोर्ट देनी बंद कर दे, स्टेट से उनकी उम्मीदें उठ जाएं, राज्य से, स्टेट पे फेथ खत्म हो जाए। उन्हें देखे कि जब कोई कहे कि धमकी आई है फ़ोन की, मैं अभी जाके पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ, घर वाले का दिमाग खराब है तेरा,
पुलिस वाले कर मार दिए 5 घर में घुस के, पुलिस को रिपोर्ट करनी तूने, फिर किसको करूं? कॉल बैक करो उसी नंबर पे, हाँ जी, हाँ ऐसा ऐसा, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। इतने बोरी अनाज वहाँ पहुँचा देना, रोज पहुँच जाएगा। इतने बोरी अनाज अगर उधर पहुँचना शुरू हो गया तो मतलब देयर इज अनदर पैरेलल अथॉरिटी, स्टेट के साथ साथ एक अथॉरिटी और आ गई। स्टेट ही एक अथॉरिटी होता है, याद रखना, स्टेट के साथ अथॉरिटी और आ गई, स्टेट की अथॉरिटी घट गई। स्टेट हमेशा रोकेगी पुलिस, उनका साथ मत दो, हमें बताओ, उनको अनाज दे रहे हो ना तुम, हम तुम्हें कह रहे हैं मत दो, ये मत, वो कहते अपनी जान तो बचानी है हुजूर, आप तो कह रहे हैं बस। तो अक्सर आप ऐसी फाइट देखेंगे। तो स्टेट फिर देखता है यार जनता से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सीधे इन्हें ही आइडेंटिफाई करके ठोका जाए। तो सेलेक्टिव किलिंग्स, मास बॉम्बिंग, तमाम चीज़ें सिस्टमेटिक वे में वायलेंस क्रिएट किया जाता है। तो देखिए कम्युनल वायलेंस से ये कितना अलग है। कम्युनल वायलेंस में आप सड़कों पर हैं, एटलीस्ट पीपल आपके साथ हैं, पीपल मोबिलाइज हुए हैं, एक इमोशनल फ्यूरी है उनमें और वो एक वायलेंट एक्सप्रेशन आया इन द फॉर्म ऑफ राइट्स, एक कम्युनिटी के अगेंस्ट एंगर है। लेकिन टेररिज्म में आप देख सकते हैं एंगर चाहे एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट ही हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन टारगेट पे सीधे सीधे स्टेट आता है। इसके लिए आप आम जनमानस को भी अटैक कर रहे हैं तो स्टेट ही की पावर घटाने के लिए, अथॉरिटी घटाने के लिए, लोगों में डर फैलाने के लिए कि लोग उनकी बजाय आपको माने। तो मास मोबिलाइजेशन के लेवल पे ये बिल्कुल अलग हो गया। फ्यू एक्टिव ग्रुप्स। सो इन टेररिज्म द सपोर्ट ऑफ मासेस इज पैसिव, लेटेंट एंड क्लैंडस्टाइन। वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन सुनी है ना, छुपी हुई हीट। तो मास सपोर्ट कैसा होता है टेररिज्म में? पैसिव होता है, एक्टिवली लोग नहीं खड़े, पैसिवली उन्हें शरण देंगे, असला एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, थोड़ी पैसों की सपोर्ट कर देंगे, जानकारियाँ मुखबरी कर देंगे किसी भी तरह से, उनके द्वारा कहने पर कहीं जा कर के थोड़ा विरोध प्रदर्शन भी कर देंगे, अखबारों में उनके फेवर में आर्टिकल लिख देंगे, बी इट एनीथिंग। छुपी हुई लेटेंट सपोर्ट, क्लैंडस्टाइन भी ऐसी ही होती है, सीक्रेट सपोर्ट। तो उस इलाके में कई बारी लोग ऐसा हो जाता है कि सरकार के द्वारा आतंकवाद कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल आती है, कारण फिर सरकार एडमिट नहीं कर रही होती पर मीडिया बोल रहा होता है इस बात को कि यहाँ पर टेररिस्टों ने मास सपोर्ट गेन कर लिया है, चाहे वो पैसिव, लेटेंट या क्लैंडस्टाइन ही है। इनडायरेक्ट यानी कि पैसिव, लेटेंट माने कि छुपा हुआ, क्लैंडस्टाइन बहुत ही सीक्रेट मैनर में, बट कर लिया है। इसलिए मास सपोर्ट पेनिट्रेट होने नहीं देती स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए फिर सरकार, अब फिर स्टेट क्या करता है, उन पैसिव नेटवर्क्स, उन लेटेंट और क्लैंडस्टाइन नेटवर्क्स पर अटैक। कैसे? फंडिंग के सोर्सेज खत्म करो इनके, बैंक अकाउंट आइडेंटिफाई करो, इनके जाम करो, चोक करो, जहाँ जहाँ पे शरण मिलती है उन घरों को चेतावनी दे दो वरना उड़ा दिए जाएंगे, चलो खत्म, सर्च के वारंट दो। इसलिए FSPA भी लगाया गया कई जगहों पर, आर्म्ड फोर्सेज की अथॉरिटी बढ़ाए, क्योंकि जहाँ पर अब उन्हें मासेस का सपोर्ट मिल रहा है ना, और वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो वहाँ पर आप कैसे सर्वाइव करेंगे? तो इसलिए बोला गया कि इफ वी वांट टू प्रोटेक्ट द स्टेट, द पीपल ऑफ द कंट्री, वी नीड एक्स्ट्रा पावर्स। उतनी देर में तो मास सपोर्ट उन्हें मिल जाता है, वो निकल जाते हैं, उन्हें जगहें मिलती हैं निकलने के लिए, उन्हें पैसेजेस मिलते हैं, लोग कपड़े देते हैं, वेशभूषा बदल लेते हैं, वो तो हम नहीं कुछ भी कर पाते, हमें भी ये करना है। और साथ के साथ सिक्योरिटी फोर्सेज मासेज में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चलाते रहते हैं, अपने साथ लोगों को खड़ा करते रहते हैं कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, कुछ नहीं होगा आपको। तो इसलिए पिछले लंबे दौर से आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में एक चीज़ चल रही है, सेलेक्टिव किलिंग। वो एक मार रहे हैं, कोई बैंकर या कोई कुछ, इधर से अगले दिन ही वो मारा जा रहा है, क्रैकडाउन, ताकि लोगों का फेथ ना डिरेल हो जाए कि स्टेट फेल हो गया। ओके, तो इसलिए यहाँ पर, लेकिन एजुटेशन में मास सपोर्ट कैसा था? एन ओपन। आज और वही केजरीवाल मुख्यमंत्री इस समय, सुनिए, जस्टिस हेगड़े जज हैं, समझिए बातों को। अच्छा, तो कुल मिलाकर के दीज थिंग्स, IRS रिटायर्ड ऑफिसर केजरीवाल, कोई छुपी हुई बात नहीं, चेहरे पे नकाब नहीं, कोई छुप के नहीं, खुल के। कम्युनल वायलेंस में भी एटलीस्ट सड़कों पर लोग खुल के आए हैं, दिख रहे हैं। हाँ, वो बाद में जिन्होंने दंगा किया पकड़े जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर तो भाई छुपे हुए हैं। जैसे ही पता लग गया ये आतंकवादियों के साथ मिला है, उठा लिया जाता है। इसने शरण दी, इसने पैसा दिया, इसने वेपन दिए, वेपन छुपाए, ऐसा करके। इंसर्जेंसी में क्या होता है? इन इंसर्जेंसी द मास सपोर्ट इज मोबिलाइज्ड टू चेंज अ पॉलिटिकल ऑर्डर। नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसीज देखिए, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उल्फा, नीचे चली जाइए लिट्टे, ये सब इंसर्जेंसी क्या हो रही है? पॉलिटिकल ऑर्डर चेंज करना अपन को नहीं चाहिए, ये इनका रूल नहीं चाहिए, चेंज इट। लेकिन कम्युनल वायलेंस में रीसेंटमेंट क्या होता है? आपका विरोध किस लिए? इज एक्सप्रेस्ड अगेंस्ट द सोशल ऑर्डर। कम्युनल वायलेंस में आपका रीसेंटमेंट सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट है, वो सोशल ऑर्डर